तो आज की वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ लाइट शॉप के पार्ट 2 को, यानी कि एपिसोड 3, 4 और 5 को। और अभी मैं जिस वक्त इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैंने 7th और 8th एपिसोड को ऑलरेडी देख लिया है और उस पर भी काम चालू है। ट्रस्ट मी, आपका दिमाग खराब हो जाएगा, इतने बढ़िया एपिसोड्स हैं ये। तो अगर आपने पहले पार्ट को नहीं देखा है, यानी कि एपिसोड 1 और 2 को, तो जल्दी से जाकर उसे देख लीजिए, अदरवाइज आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन, पिन कमेंट दोनों में मिल जाएगा। और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप तक पार्ट 3 की नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए, क्योंकि ट्रस्ट मी वो एपिसोड बहुत ही बढ़िया है, आखिरी 3 जो हैं। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। अब तीसरे एपिसोड का नाम है द डिटेक्टिव, जिसकी शुरुआत होती है इस कहानी से 1 महीने पहले, यानी कि जो भी अब तक हमने देखा उन सब से 1 महीने पहले, जहां पर एक लेडी सोयंग को दिखाया जाता है जो कि अपने घर में आराम से न्यूज को देख रही होती है। तभी अचानक से ही उसके दरवाजे पर जोर से कोई दस्तक देने लगता है, जैसे कि कोई दरवाजे को ही तोड़ डालेगा। अब इस चीज से सोयंग काफी परेशान हो जाती है और वो डर रही थी। उसे लग रहा था कि वो शायद उसका एक्स बॉयफ्रेंड है, जिसको वो वहाँ से चले जाने के लिए कहती है। लेकिन तभी किसी के वहाँ से आगे की तरफ जाने की आवाज आती है, और जब सोयंग धीरे धीरे दरवाजा खोलकर बाहर देखती है तो अचानक से एक परछाई जो कि उसके कॉरिडोर के कोने पे खड़ी हुई थी, वो सोयंग के ऊपर हमला कर देती है। ये चीज बहुत ही तेजी से दौड़कर उसकी तरफ आई थी। अब अगले पल हमको दिखाया जाता है कि सोयंग को किसी ने उसके ही फ्लोर से नीचे फेंक दिया था, जिससे कि उसकी मौत हो जाती है। नीचे हम एक स्कूटर को भी खड़ा हुआ देख पाते हैं, जिसपे एक हेलमेट भी था। साथ ही साथ वहाँ पर उस बाइक का नंबर, यानी कि स्कूटर का नंबर था 8525, और इस चीज को याद रखिएगा, ये काम आएगा। खैर वहीं हम सोयंग के बॉयफ्रेंड मिनसू को देख पाते हैं, जो कि सोयंग के मरने के बाद खुद को छुपाते हुए शहर से बाहर जाने वाली बस में जाकर बैठ जाता है। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसने कुछ किया नहीं है, लेकिन सब उसको ही पकड़ते। वो काफी डरा हुआ था, लेकिन बस के दरवाजे बंद हो जाते हैं और वो चलने वाली थी, और तब जाकर उसकी जान में जान आती है। लेकिन तभी बाहर डिटेक्टिव संगसिक आ जाता है, जो कि असल में वही डिटेक्टिव था जिसको हमने दूसरे एपिसोड के आखिर में वॉन योंग की लाइट शॉप पर देखा था। खैर अभी के लिए वो बस को रोककर बस में एंटर करता है और सभी लोगों से बाहर जाने के लिए रिक्वेस्ट करने लगता है। अब मिनसू इस बात को समझ गया था कि संगसिक उसको ही पकड़ने के लिए आया है, और इसलिए वो डरा हुआ अपनी सीट पर ही बैठा रहता है। वो वहाँ से बाहर नहीं निकलना चाहता था। इसी दौरान हम संगसिक की बातों से जान पाते हैं कि सोयंग के घर में किसी ने आग भी लगा दी थी, जिसकी वजह से ही उसकी मौत हुई। और संगसिक को मिनसू पर ही शक था, यानी कि पहले उसके घर में आग लगाई गई, उसके बाद उसे ऊपर से नीचे फेंक दिया गया। और संगसिक को मिनसू के ऊपर शक था कि उसने ही अपनी एक्स गर्लफ्रेंड सोयंग को जान से मार दिया, और इसलिए वो मिनसू की सीट की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन हम नोटिस कर पाते हैं कि फ्रंट सीट पर कोई लड़की बैठी हुई थी, जो कि वहाँ से उठकर धीरे धीरे जा रही थी, और उसने यानी कि डिटेक्टिव ने अपना हाथ उसकी सीट के ऊपर भी रखा था। एनीवेज उसी दौरान अचानक से ही मिनसू की नजर सोयंग पर पड़ जाती है, जो कि वैसे तो मर गई थी, लेकिन मिनसू उसकी आत्मा को देख पा रहा था, और उसको देखकर वो काफी डर जाता है, और संगसिक उसको पकड़कर बाहर अपने साथियों के पास छोड़ देता है, जो कि उसको अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। तब संगसिक जब अपनी जेब से सिगरेट निकालकर जलाने लगता है, तभी एक ऑफिसर उसे रोकते हुए बताता है कि वो जगह नॉन स्मोकिंग एरिया में है, इसलिए संगसिक वहाँ पर स्मोक नहीं करता। लेकिन तभी वो अपने हाथों को देखकर काफी शॉक्ड रह जाता है, क्योंकि उसके हाथों पर एशेस यानी कि राख के निशान थे, और उसे समझ नहीं आता कि वो राख के निशान उसके हाथों पर कैसे आए। अब बेशक से संगसिक ने इस चीज को नोटिस ना करा हो, लेकिन अगर आपने इस सीन को शुरुआत से देखा होगा तो संगसिक जब बस के अंदर चढ़ा था, तब से ही वहाँ पर सोयंग की आत्मा बैठी हुई थी पहली ही सीट पर, जिसके अपार्टमेंट के अंदर आग भी लगाई गई थी। और जब संगसिक आगे बढ़ रहा होता है, उसी समय पर उसने उस सीट पर हाथ रख दिया था, जो कि मैंने आपको बताया भी था, इस पर सोयंग बैठ रखी थी, और इसी वजह से उसके हाथ पर एशेस आ रखे थे। मतलब वहाँ से सीन सीधा एक बूढ़े व्यक्ति पर आता है, जो कि अपने घर में आराम से टीवी देख रहा होता है, और वो राइट हैंडेड पर्सन था। तभी उसके दरवाजे पर हम किसी की परछाई को नोटिस कर पाते हैं, जिसको देख बूढ़ा आदमी उससे पूछता है कि वो कौन है। और अब ये सीन यहीं पर कट होकर अगले दिन संगसिक पर आता है, जो कि पुलिस स्टेशन में अपने टेबल पर लगे हुए लैंप के बल्ब को सही करने की कोशिश कर रहा था, और बाद में वो सोयंग की फाइल को पढ़ने लगता है। और उसी समय हम पास में एक लड़की की फोटो को भी नोटिस कर पाते हैं, जिसको हमने पहले ह्यूंजू के स्कूल के अंदर भी देखा था, जो कि उत्तमा से ये कह रही थी कि क्या उसने उसे देखा, क्योंकि उसने उसे नोटिस किया है। और इस लड़की वाले केस से रिलेटेड एक चीज थी कि इसके कल्प्रिट को तो पकड़ लिया गया था, लेकिन यहाँ पर जो विक्टिम होती है, यानी कि जो लड़की थी, ये कभी भी मिल नहीं पाई थी, और इस केस को यहाँ पर संगसिक ने अनरिजॉल्व केसेस में रखा हुआ था। और डिटेक्टिव की एक खास बात ये थी कि उसकी परख तो काफी अच्छी थी, वो केसेस को अच्छे सॉल्व करने की कोशिश किया करता, लेकिन फिर भी उसका ओहदा काफी कम था, क्योंकि उसके मोस्टली केसेस जो हुआ करते थे ना, वो हमेशा अनरिजॉल्व ही रह जाया करते थे।
क्योंकि वो चाहता था कि सारे के सारे केस जो है वो अच्छे से सॉल्व हों। लेकिन जब उसको ऐसा लगा करता कि ये केस जो है उसके अंदर कुछ गड़बड़ हो रही है, तो इसके चलते वो उसे अनरिजॉल्व डाल दिया करता। खैर अब संग सिक एक बार वापस से सिगरेट जलाने की कोशिश करता है अपने लाइटर से, लेकिन उसका लाइटर काम नहीं करता। और इतने में ही उसका कलीग और साथी ऑफिसर जियोल उसके पास आकर उसको बताता है कि मिन्सू को छोड़ दिया गया है, क्योंकि सोयंग के साथ जो कुछ भी हुआ था वो बस एक हादसा था, क्योंकि उसके घर में आग लगने से उसके फेफड़ों के अंदर धुआं चला गया, जिससे कि वो अनकॉन्शियस होकर नीचे गिर गई थी। लेकिन हम जानते हैं ये सच्चाई नहीं थी। हमने देखा था कि वहाँ पर कोई उसको मारने आया था। इवन मिन्सू तो उस समय कहीं और ही था, और एक आई विटनेस ने इस चीज की गवाही भी दी है। लेकिन संग सिक को ये सुनकर अच्छा नहीं लगता, क्योंकि अपनी तरफ से वो श्योर था कि असल में सोयंग का खून हुआ था। और इस बारे में सोचते हुए संग सिक वहाँ से खाने के लिए जाने लगता है। वो असल में जाजंग नूडल्स खाने वाला था। और अब रात के समय में हम देखते हैं कि संग सिक एक और क्राइम सीन पर आता है, जो कि असल में उसी बूढ़े व्यक्ति का घर था जिसको हमने थोड़ी देर पहले ही देखा था, जहाँ पर वो टीवी देख रहा होता है। उस आदमी की असल में बैठे बैठे ही मृत्यु हो गई थी, और उसके चेहरे पर काफी सारे मोल्स भी थे। इवन सबसे अजीब बात ये भी थी कि उस आदमी के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान भी होती है। अब सबको तो वैसे ये नॉर्मल कार्डियक अरेस्ट का केस लग रहा था, पर संग सिक इसको भी खून की तरह देखता है, क्योंकि उसने ये नोटिस किया था कि उस आदमी के लेफ्ट हैंड साइड पर उसका टीवी रिमोट रखा हुआ था, जबकि वो आदमी राइट हैंडेड था। और ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी। तब उसके कलीग जियोल की बातों से हम जान पाते हैं कि वो आदमी अपने घर में अकेला रहता था। उसकी बीवी बहुत पहले ही खत्म हो चुकी है, और उसके बच्चे और ग्रैंड चिल्ड्रन असल में बाहर रहते हैं, अब्रॉड रहते हैं। इवन मरने से पहले बूढ़े व्यक्ति ने अपने बच्चों को और ग्रैंड चिल्ड्रन को भी कॉल किया था। अब ये सब देखने के बाद में संग सिक वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी वो फ्लोर पर किसी चिपचिपी चीज के निशान को नोटिस करता है। एनीवेज अब वो अपने घर में था, जहाँ पर जब वो वॉशरूम में जाता है तब उसको अपनी बीवी मीहे का विजन आता है। इसके अंदर उसकी वाइफ ने उसको अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बताया था। अब इस बात से संग सिक काफी खुश था, और ये याद आने के बाद वो काफी परेशान होकर सो जाता है। और उसी टाइम पर वो सपने में वापस से अपने और अपनी बीवी मीहे के पास्ट के कुछ विजन्स को देखता है, जिसके अंदर वो और मीहे उनके होने वाले बच्चों का नाम डिसाइड कर रहे थे। लेकिन तभी होता यह है कि अचानक से ही कॉल आने की वजह से संग सिक को तुरंत ही काम पर जाना पड़ता है, और ये चीज उसकी बीवी को अच्छी नहीं लग रही थी। यानी कि यहाँ पर हम नोटिस करते हैं कि मीहे जो थी उसको अपने पति के बार बार इस तरह से काम पे जाने पर अजीब लगा करता था, क्योंकि वो काम को लेकर ना बहुत ही ज्यादा ऑब्सेस्ड रहा करता था। और इनफैक्ट अभी हमें ये भी नहीं पता है कि उसकी बीवी जिंदा है या फिर नहीं है, या फिर वो उसे छोड़ के जा चुकी है, या फिर आखिर उनके साथ हुआ क्या, क्योंकि घर के अंदर वो अकेला ही था। खैर अगली सुबह उठकर हम नोटिस करते हैं कि वो जाजंग नूडल्स को ही खा रहा होता है, और जब वो अपने होठों से उस सॉस को साफ करता है तो उसको याद आता है कि सेम नूडल्स की सॉस को उसने उस बूढ़े आदमी के लिप्स पर देखा था, साथ ही साथ फ्लोर के ऊपर भी। इसका मतलब साफ था कि बूढ़े आदमी ने मरने से पहले कहीं से जाजंग नूडल्स मंगवाकर खाए थे। और हो सकता है कि शायद उन्हीं नूडल्स के अंदर उन्हें कुछ मिलाकर दिया गया होगा, जिससे उनको पता ही नहीं चला कि उनके साथ हुआ क्या। अब स्टेशन में जाने पर संग सिक को पता चलता है कि उस बूढ़े आदमी के घर वालों ने उसकी ऑटोप्सी करवाने से मना कर दिया है, इसलिए उसके केस को भी बंद कर दिया जाता है। पर उसके बाद भी संग सिक किसी भी हाल में असली कल्प्रिट के बारे में पता करना चाहता था, इसलिए वो ऑफिसर यूना की मदद से आसपास के सभी चाइनीज रेस्टोरेंट्स के एड्रेस को निकलवाता है, और सभी में जाकर उनसे पूछता है, इंक्वायरी करता है कि वो किस तरह से फूड डिलीवरी करते हैं। पर क्योंकि उस दिन बारिश हो रही थी और इसी वजह से कोई भी रेस्टोरेंट डिलीवरी नहीं कर रहा था। अब ये काम करते हुए अब तक संग सिक को रात हो जाती है, और फाइनली वो एक रेस्टोरेंट के सामने पहुंच जाता है, जिसके बाहर एक फूड डिलीवरी वाली स्कूटी पार्कड रखी थी। और सबसे शॉकिंग बात पता है क्या होती है, यहाँ पर उस स्कूटी का जो नंबर था वो था 8525। इस स्कूटी के ऊपर कीचड़ भी लगा हुआ था, जिसका मतलब साफ होता है कि बारिश के समय में इसका इस्तेमाल हुआ। और ये बात भी साबित हो जाती है कि ये वही व्यक्ति है जिसने सोयोंग को स्टार्टिंग में मारा, क्योंकि उसकी परछाई थोड़ी सी चबी सी थी और उसके पास भी सेम स्कूटी ही थी। अब अंदर जाने पर जब संग सिक उस रेस्टोरेंट के ओनर को ध्यान से ऑब्जर्व करता है, साथ ही साथ वो आसपास की चीजों को भी बहुत ही ध्यान से ऑब्जर्व कर रहा था। और मैंने जैसा आपको बताया कि उसकी ऑब्जर्वेशन पावर बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग थी। इनफैक्ट आपको याद होगा कि शुरुआत में एक ऑफिसर ने उसको सिगरेट पीने से मना किया था, तो उसने उसके चेहरे पर एक मोल तक को भी नोटिस कर लिया था। तो सोच कर देखो कि वो कितना ऑब्जर्वेटिव इंसान होगा। संग सिक को एक और चीज ध्यान आती है कि उस दिन वहाँ पर साइन करने के लिए कोई और नहीं बल्कि यही आदमी आया था, यानी कि इस रेस्टोरेंट का ओनर, जिसने यहाँ पर चश्मे भी पहने हुए थे, जो कि बहुत ही वियर्ड बात थी। आई मीन ऑफिस के अंदर इस तरह से चश्मा पहनकर हर कोई नहीं आता। अब आगे जब संग सिक जाजंग नूडल्स ऑर्डर कर उनको खाता है तो उसको समझ आ जाता है कि उस बूढ़े व्यक्ति ने रात में इसी रेस्टोरेंट से नूडल्स खाए थे। लेकिन जब इस बारे में रेस्टोरेंट के ओनर सांगहुन से बात करी जाती है तो उसके हिसाब से वो डिलीवरी करने गया ही नहीं था। इवन उसका रेस्टोरेंट तो ऑनलाइन रजिस्टर्ड भी नहीं था, इसलिए उस पर कोई भी डिलीवरी का काम नहीं आता था।
इनफैक्ट यहाँ पर सांग सिक उससे ये भी कहता है कि उसे यही लगता है कि उस बूढ़े व्यक्ति ने कभी कोई भी नूडल्स ऑर्डर किए ही नहीं थे, वो वहाँ पर खुद गया था। सांग सिक उसको सीधा धमकी देता है जैसे कि वो जानता हो कि वही किलर है। अब सांग हुन भी इससे काफी परेशान सा हो जाता है और सांग सिक वहाँ से चला जाता है। अब वापस जाने के बाद सांग सिक जो होता है वो काफी सारे मरे हुए लोगों के केसेस को स्टडी कर रहा था जिनके साथ ऐसा ही सेम हुआ था, वो ऐसे ही मारे गए थे। खैर अब यहाँ से 1 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है और सांग हुन स्कूटी से सोयोंग की आत्मा का पीछा कर रहा था। जी हाँ, पर सांग सिक जो कि इतने समय से सांग हुन पर नजर बनाए रख रहा था, उसको ये लगता है कि सांग हुन किसी को मारने की कोशिश कर रहा है, तो वो उसकी स्कूटी के सामने आकर उसका एक्सीडेंट करवाता है और सांग हुन को पकड़ लेता है। लेकिन तब तक सोयोंग भी नीचे गिर गई थी और सांग सिक को इस बारे में कोई भी आइडिया नहीं था कि वो लेडी असल में सोयोंग की आत्मा है। वो उससे पूछता है कि वो सही है या फिर नहीं। अब सांग हुन को इस बात की टेंशन नहीं थी कि उसने उसे पकड़ लिया है, वो इस बात से ज्यादा शॉक्ड हो जाता है कि सांग सिक असल में सोयोंग को देख सकता है। और अब जैसे ही सांग सिक की नजर सोयोंग के खून भरे चेहरे पर और जले हुए बॉडी पर पड़ती है तो वो एकदम से शॉक्ड हो जाता है और उसको समझ में आ चुका था कि वो जिंदा नहीं है बल्कि वो मरी हुई है। उसको ये देखकर भी धक्का लगता है कि असल दुनिया में वो चीज दिख रही है जो कि मर चुकी है, यानी कि वो कोई इंसान नहीं थी बल्कि एक आत्मा थी। तब सांग हुन जैसे तैसे खुद को छुड़वा कर सोयोंग की तरफ भागता है जैसे कि वो उसको मारना चाहता हो, पर सांग सिक ने ये सब देखने के बाद भी सांग हुन को ही पकड़ कर गिरा दिया था जिससे कि सोयोंग की स्पिरिट वहाँ से भाग गई। और अब सांग सिक सांग हुन को पीटने वाला होता है, लेकिन तभी हम नोटिस करते हैं कि सांग हुन की आंखें चमक रही थी जो कि वहाँ पर आ रही कार की वजह से चमकती है और उसकी आंखें टाइगर आइज की तरह हो गई थी या फिर कैट आइज की तरह, जिसको देखकर सांग सिक काफी शॉक्ड हो गया था। वो ये भी कहता है कि धत्तेरे की तुम्हारी आंखें ये कैसी हो गई। साथ ही साथ इसके बाद वहाँ से सीन सीधा उसी समय पर जाता है जब सांग सिक वॉन योंग की लाइट शॉप पर आया था। वहाँ पर असल में वो उस बूढ़े आदमी की मौत के बारे में कुछ चीजें पता करना चाहता था, पर अभी वो जियोंग को वहाँ पर देखकर रुक जाता है। तब जियोंग भी वहाँ से जाने लग गई थी, पर तब सांग सिक की नजर उसके सूटकेस से गिर रहे खून पर पड़ती है जिसके बारे में तो वो उससे वैसे पूछना चाहता था, लेकिन यहाँ पर उसे ऐसा लगता है कि वो लड़की है तो शायद उसे पीरियड हुए होंगे, कोई इमरजेंसी होगी और उसी की वजह से वो खून आ रहा होगा। इसी वजह से जियोंग से कुछ पूछने के बजाय उसको वो अपना रेन कोट उतार कर दे देता है और ध्यान से जाने के लिए कहता है। वही हम युंजू को देख पाते हैं जो कि भागते हुए अपने अपार्टमेंट की तरफ जा रही थी कि तभी उसको याद आता है कि आज वो अपनी माँ के लिए बल्ब लेना तो भूल ही गई है और इसलिए वो भागते हुए वापस से लाइट शॉप पर जाती है जहाँ पर फिर से जियोंग की नजर उस पर पड़ती है। इवन युंजू ने भी उसको देखा था। खैर अभी वो अंदर जा पाती उससे पहले ही वॉन योंग उसे बाहर से ही उसके घर जाने के लिए कहता है और सांग सिक से बात करने लगता है। अब वैसे तो सांग सिक सच में वॉन योंग से बहुत कुछ पूछना चाहता था क्योंकि वहाँ पर चीजें बहुत ही वियर्ड थी, पर अभी वो उससे इतना बात नहीं करता। पर कहीं ना कहीं वॉन योंग इस बात को समझ गया था कि सांग सिक वहाँ पर क्यों आया है और अब वॉन योंग सही है या फिर नहीं, और क्या सच में सांग सिक वहाँ पर बस बूढ़े व्यक्ति के बारे में जानने के लिए आया था। डिटेक्टिव यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज को नोटिस करता है कि उसके जस्ट सामने ही एक बल्ब होता है जो कि काफी फ्लक्चुएट कर रहा था। वो उसको देखकर काफी वियर्ड सा फील करता है, उसकी आंखें भी काफी अजीब सी हो रही थी। वॉन योंग उससे सवाल भी करता है कि वो यहाँ पर लाइट शॉप के बारे में उससे बात नहीं कर रहा है बल्कि वो ये बात करना चाहता है कि वो यहाँ पर आखिर आया किस लिए है और क्या है उस अंधेरी गली का राज और स्ट्रेंजर्स का सीक्रेट। तो वो सब जानने के लिए मिलेगा हमें अगले एपिसोड में, और इसी के साथ में एपिसोड 3 भी खत्म हो जाता है। तो चौथे एपिसोड की शुरुआत में हम एक मॉर्टिशियन सॉकी को देख पाते हैं जो कि सेम हॉस्पिटल के अंदर जा रहा था, यानी कि यूजीन हॉस्पिटल के अंदर, जहां पर वो सबसे पहले एक बूढ़ी महिला और 2 लोगों को देखता है। जिसके बाद में वहां पर वो अपनी कार को पार्क कर देता है। अब अंदर जाने पर सॉकी अपने साथ काम करने वाली असिस्टेंट लड़की से मिलता है जिसने कि एक बॉडी को जलाने के लिए या फिर दफनाने के लिए एक कॉफिन को तैयार करा हुआ था, पर वो कॉफिन साइड से थोड़ा सा टूटा हुआ होता है जिसको देखकर सॉकी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके मन में गुजरे हुए लोगों के लिए काफी ज्यादा रेस्पेक्ट होती है। इसलिए अभी के लिए वो जल्दी से नया कॉफिन मंगवाने के लिए कहता है और तब तक उस बॉडी को सही से तैयार करने के लिए बोलता है। अब आगे जब सॉकी के साथ ही बॉडी को तैयार कर रही होती है तब उसको बॉडी में से अजीब सी आवाजें आने लगती है जिससे कि उसको काफी डर लग रहा था। उसको ऐसा लगता है कि जैसे वो जिंदा हो और इसके बारे में वो तुरंत ही जाकर सॉकी को बताती है, जिस पर वो ये समझाते हैं कि असल में वो आवाजें उन गैसेस की हैं जो कि उस बॉडी से अभी बाहर निकलने की कोशिश कर रही हैं और अक्सर ये बॉडीज के साथ होता ही है। अब आगे सॉकी उस लड़की से उस बॉडी से उसके अजीब बर्ताव के लिए माफी मांगने के लिए कहता है, क्योंकि उसके हिसाब से ये डेड बॉडी अभी भी एक इंसान ही थी और लड़की भी उसकी बात को मानते हुए डेड बॉडी से माफी मांगती है। खैर अभी के लिए वो अपनी असिस्टेंट से इस लेडी के परिवार वालों को बुलाकर लाने के लिए कहता है। खैर अब उसके जाते ही जब सॉकी बॉडी को सही से चेक कर रहा होता है तो उसे उस लेडी की आवाज आने
लगती है, जो कि उससे ये पूछती है कि क्या वो सच में खत्म हो चुकी है। इस पर सौखी उसे कामली समझाता है कि हाँ, और सौखी उस औरत की आत्मा से नॉर्मली बात कर पा रहा था, जैसे कि उसके लिए ये रोज का काम हो। और इस तरह का कॉन्सेप्ट हमने आफ्टर मूवी के अंदर भी देखा था, जो कि एक स्पेनिश मूवी है। और अगर आपने उसको नहीं देखा है तो जाकर जरूर देखना, आपको इस चीज के पीछे का एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आएगा। उस मूवी का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एनीवेज, इस लेडी को अपनी बेटी की बहुत ही ज्यादा टेंशन हो रही थी और कहीं ना कहीं वो अपनी बेटी की वजह से अपनी मृत्यु को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही होती। और सौखी के लिए बिल्कुल नॉर्मल बात होती है, क्योंकि मरे हुए लोग इतनी आसानी से अपनी मौत को एक्सेप्ट नहीं करते, और इसलिए सौखी उससे इस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए कहता है। पर अभी भी उस लेडी को समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो कहाँ पर जाएगी। तब वो उसको ये समझाता है कि अब वो एक ऐसी जगह पर जाएगी जहाँ पर उसका सारा दर्द खत्म हो जाएगा और वो इस जगह के बारे में सब कुछ भूलकर बड़े आराम से वहाँ पर रह पाएगी। जिसके बाद सौखी उसको अभी बाकी बॉडीज के साथ रख देता है और हम उस औरत का नाम भी देख पाते हैं, जो कि असल में जोंग यू ही था। और वो अभी भी रो रही होती है, यानी कि उसकी स्पिरिट ही रो रही थी। एनीवेज, तभी हम योंग जी को देखते हैं, जो कि अपनी नाइट शिफ्ट करने के लिए हॉस्पिटल में आती है और उसे भी वही सेम परिवार और वो बूढ़ी महिला दिखाई देती है, जो कि मोर्टिशन को दिखाई देती, यानी कि सौखी को। लेकिन वो अगले पल ही नोटिस करती है कि वो लेडी वहाँ से गायब हो जाती है, जिसका मतलब साफ था कि वहाँ पर वो लेडी असल में एक आत्मा थी, यानी कि वो बूढ़ी महिला खत्म हो चुकी है। अब पार्किंग से लिफ्ट की तरफ जाते हुए उसे ऐसा लग रहा होता है जैसे कि कोई उसका पीछा कर रहा हो, पर पीछे मुड़ने पर वहाँ कोई नहीं था। अब आगे जब वो लिफ्ट में जाकर उसका बटन दबाने वाली होती है तो उसी समय पर एक भीगा हुआ आदमी सोंग वॉन लिफ्ट के अंदर आ जाता है, जो कि काफी घबराया हुआ था, डरा हुआ था, और वो भी 8वें फ्लोर पर जाना चाहता था। तब योंग जी उसको बताती है कि रात के समय 8वें फ्लोर पर बस स्टाफ मेंबर्स अलाउड है, क्योंकि वहाँ पर आईसीयू है और वो खुद वहीं पर जा रही है। अब ये बात जानने के बाद कि योंग जी उसी फ्लोर पर काम करती है, तो सोंग वॉन उससे बस एक्सीडेंट में इंजर्ड हुए लोगों के बारे में पूछता है। पर जब उसे योंग जी की बातों से पता चलता है कि वो लोग सिर्फ अपनी विल पावर की मदद से ही जिंदा रह सकते हैं, तो वो काफी ज्यादा दुखी होकर रोने लगता है। अब योंग जी तब उसको शांत करवाते हुए नोटिस करती है कि उस आदमी के सर के ऊपर से भी काफी सारा पानी बह रहा था और वो पानी लिफ्ट में गिरने से लिफ्ट पूरी तरह से भर जाती है। तब योंग जी उस पानी में डूबने लग गई थी, लेकिन जब तक लिफ्ट 8वें फ्लोर तक पहुंचती है सब कुछ एकदम से नॉर्मल हो जाता है। अब योंग जी जल्दी से आकर अपने यूनिफॉर्म पहनती है और बाद में जाकर एक पेशेंट जो कि कोमा में था उसके कानों में ईयरफोन्स लगा देती है ताकि वो गाना सुन पाए, और सॉन्ग्स की वजह से उसको जीने की एक उम्मीद मिलती रहे, यानी कि उसके सबकॉन्शियस माइंड को। वही हम वॉन योंग को देखते हैं, जो कि शॉप में था, जहाँ पर संग सिक यानी डिटेक्टिव उससे बात करते हुए बता देता है कि असल में वो वहाँ पर एक टाइगर आइज वाले इंसान को ढूंढते हुए आया था और उसे लग रहा था कि शायद वो इंसान वॉन योंग की शॉप के पास से ही अपनी स्कूटी पर निकला होगा। जिस पर वॉन योंग उससे बस इतना कहता है कि उसने ऐसे किसी भी इंसान को नहीं देखा, और तभी संग सिक को काफी अजीब सा फील होने लगता है। वो अपने फेस को झटकता है, मतलब कि उसके साथ भी कुछ न कुछ अजीब चल रहा था। जिसके बाद में संग सिक वहाँ से जाने लगता है, लेकिन अभी वॉन योंग उसे वहीं पर रुकने के लिए कहता है, क्योंकि बाहर बारिश हो रही थी और बाहर जाने से उसके कपड़े गीले हो जाते, क्योंकि उसने अपना रेनकोट तो उस ट्रॉली वाली लड़की यानी कि जियोंग को दे दिया था। इनफैक्ट वो यही बोलता है कि वो जिसको ढूंढ रहा है हो सकता है वो वहीं पर आ जाए। मीनवाइल हम हॉस्पिटल में वापस से योंग जी को देखते हैं, जो कि अब बाकी सभी नर्सेस के साथ बात करती है। तो उसको पता चलता है कि क्रिटिकली इंजर्ड पेशेंट्स में से किसी के अंदर भी कोई सुधार नहीं आया है और उन्हें जिंदा रहने के लिए अपने अंदर की विल पावर को रखना ही होगा। पर किसी को नहीं पता था कि वो पेशेंट्स के अंदर विल पावर को कैसे जगाएंगे। खैर तभी योंग जी को उस अल्कोहलिक पेशेंट के बारे में याद आता है, जो कि खुद से ही बात करता था और अभी के लिए उसको दूसरे रूम में शिफ्ट करना था, और किसी वजह से योंग जी उससे मिलना चाहती थी। इनफैक्ट अब वो होश में भी आ चुका था, इसलिए वो हेड नर्स हियो से इस चीज की परमिशन लेती है और खुद ही उस पेशेंट को लेकर दूसरे रूम में जाने लगती है, जहाँ पर रास्ते में वो पेशेंट पहले तो योंग जी से माफी मांगता है, क्योंकि वो अल्कोहल को छोड़ना चाहता था पर छोड़ नहीं पा रहा था। लती इतनी गंदी थी और उसे ऐसा लग रहा था जैसे शायद उसके अल्कोहल पीने की वजह से उसने अपने सामने अजीब से लोग देखे थे। पर अभी के लिए योंग जी उसको शांत रहने के लिए कहती है, और हम जान पाते हैं कि असल में उस समय जब अल्कोहलिक आदमी हवा में बातें कर रहा था, तो उस समय योंग जी ने भी एक आदमी को उसके पास खड़ा देखा था, मतलब कि अल्कोहलिक पेशेंट और योंग जी दोनों ही स्ट्रेंजर्स को देख पा रहे थे। और जब वो दोनों ही एलिवेटर में पहुंचते हैं तो योंग जी उस आदमी को समझाती है कि कभी कभी कुछ लोग जो ज्यादा अल्कोहल पीते हैं या फिर कभी किसी का बड़ा हादसा हो जाता है, तो उसके बाद से कभी कभी एक बीमारी के चलते उन्हें अपने सामने काफी सारे हेलुसिनेशंस दिखते हैं। इवन योंग जी के हिसाब से आईसीयू जिंदगी और मौत के बीच की जगह है, जहाँ पर पेशेंट जिंदा भी वापस आ सकता है या फिर वो मर भी सकता है। आगे जब योंग जी उस पेशेंट को लेटाकर वापस आने लगती है, तब वो पेशेंट उससे लाइट जलाने के लिए कहता है, क्योंकि उसको अंधेरे से डर लगता था। इसलिए अब योंग जी उसके पास
पास जाकर बैठ जाती है और उसी दौरान वो उस पेशेंट को अपने सर पर लगी हुई एक एक्सीडेंट चोट को दिखाते हुए बताती है कि बचपन में उसका भी एक बहुत ही खतरनाक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें उसके बचने के चांसेस बहुत ही कम थे। वो जैसे तैसे बच तो गई थी, पर उसके बाद से ही उसे कुछ अजीब से लोग और फिगर्स दिखाई देने लग गई जो कि उसके हिसाब से शायद इंसान भी नहीं है, पर उनके बारे में वो किसी से बात नहीं करती क्योंकि कोई उसकी बात पर यकीन नहीं करेगा। इवन उसी समय पर हम ये बात भी जान पाते हैं कि जब योंग जी ने पार्किंग एरिया में उस परिवार को देखा था तो उसको एक बूढ़ी औरत दिखाई दी थी, पर जब उसने रियर व्यू मिरर से बाद में उस औरत को देखा तो वो वहाँ पर नहीं थी, विच मीन्स कि योंग जी भी स्पिरिट्स को देख सकती है। इवन वो आदमी जिसको उसने पहले आईसीयू रूम से बाहर जाने को कहा था वो असल में एक अनकॉन्शियस पेशेंट था जिसकी हालत सही नहीं थी और वो अभी भी हॉस्पिटल के अंदर कोमा में है। जी हाँ, और उस आदमी ने खुद को जिंदा जमीन में गाड़ लिया था क्योंकि उसके ऊपर ढेर सारा कर्जा था और वो उस कर्जे को चुका नहीं पा रहा था और अपने परिवार को बचाने के लिए उसने ऐसा किया, इसलिए उसके कान में से कभी कभी मिट्टी भी निकलती थी। सेम चीज वॉन योंग के लाइट शॉप के अंदर भी हुआ था। और अब पास्ट के एक सीन में हम योंग जी को उस पेशेंट के कान से मिट्टी को साफ करते हुए देखते हैं, उसे जीने की होप देते हुए नोटिस करते हैं, जहाँ पर वो पेशेंट्स की विल पावर को बढ़ाने के लिए उनके अनकॉन्शियस होने के बावजूद उनसे अच्छे से बात करती है। और ये आइडिया असल में योंग जी को उसकी कंडीशन की वजह से आया था क्योंकि जब उसके साथ सेम सीन हुआ था तो हियो ने ही उसका इलाज करा था और उस समय पर योंग जी को होप देने के लिए नर्स हियो योंग जी के अनकॉन्शियस होने के बावजूद उसको सॉन्ग सुनवाया करती। इसकी वजह से ही योंग जी को एक होप मिली थी और वो जिंदा बच पाई। और प्रेजेंट टाइम में योंग जी भी यही सेम चीजें सभी पेशेंट्स के साथ करती थी ताकि वो लोग हार न माने और जिंदा वापस लौट आए। अब वहीं पर हम युंजू को देख पाते हैं जो कि पिछले एपिसोड में वॉन योंग के कहने पर अपने घर की तरफ जा रही थी, जहां पर रास्ते में उसको जियोंग मिलती है जो कि उससे बात करने लगती है। पर युंजू को समझ आ चुका था कि जियोंग भी एक स्ट्रेंजर है, पर अभी वो नॉर्मली ही बर्ताव करने की कोशिश करती है। जियोंग उससे जानना चाहती थी कि वो बार बार लाइट शॉप पर क्यों जाती है। इस पर जियोंग बताती है कि वो अपनी माँ के लिए लाइट बल्ब खरीदने के लिए जाती है और इतना बोलते ही युंजू आगे की तरफ बढ़ गई थी, पर जियोंग उसे ध्यान से नोटिस कर रही होती है। अब थोड़ा सा आगे जाने पर इस बार युंजू को बायांग जिन मिलता है जो कि पहले एपिसोड वाला आदमी है जो कि अभी भी उस डॉग के भौंकने की वजह से सो नहीं पा रहा था और उसको ये ढूंढ रहा होता है। अब उसको इतना ज्यादा घबराया हुआ देखकर युंजू समझ जाती है कि वो आदमी भी एक स्ट्रेंजर है, इसलिए वो अपने बैग से वॉन योंग की दी हुई टॉर्च को निकालकर बायांग जिन के ऊपर मारती है तो उसके कपड़ों पर ढेर सारी बर्फ जमी हुई थी और ये बहुत ही अजीब बात थी। ये अजीब सी चीज हमने स्टार्टिंग के एपिसोड में भी नोटिस करी। खैर अभी के लिए एक बार फिर से युंजू जल्दी से वहाँ से निकलने के लिए एक बहाना बनाती है, जिसके बाद वो अपने घर की तरफ जाने लगती है। मीनवाइल हॉस्पिटल के अंदर अब सभी डॉक्टर्स एक पेशेंट को देख रहे होते हैं जो कि काफी ज्यादा सीरियस होता है और उसके बचने की भी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी, पर उसके बावजूद भी वो जैसे तैसे जी रहा था और ये बात उन सभी के लिए काफी शॉकिंग थी कि उसको क्या चीज जिंदा रख रही है। अब उस समय पर कोई उन्हें बाहर से देख रहा होता है पर हमें उसकी शक्ल नहीं दिखाई जाती। खैर अब हम उन सभी लोगों को देखते हैं जिनको हमने अब तक के सभी एपिसोड्स के अंदर देखा जो कि लाइट शॉप के पास जा रहे थे और उन सभी को अचानक से एक सॉन्ग की आवाज आने लगती है जिससे कि जियोंग जो कि अभी भी सुनहे के घर के बाहर बैठकर रो रहा था, उसको लगता है जैसे कि कोई उनको देख रहा है और वो जोर से हेल्प के लिए चिल्लाने लगता है। और तभी हम हॉस्पिटल के अंदर देखते हैं कि उस समय योंग जी सभी पेशेंट्स के कान के अंदर उन्हीं सॉन्ग्स को सुनाने के लिए ईयरफोन्स लगा रही थी और ये सारे लोग जिनको अभी तक हमने देखा है यानी कि जो उस अंधेरी गली के पास से गुजर रहे थे उस लाइट शॉप के पास आए थे, वहाँ पर वो सभी लोग उसी हॉस्पिटल के अंदर कोमा स्टेट में थे, मोस्टली वहाँ पर थे। तभी हम शॉकिंगली जियोंग, सुनहे, डिटेक्टिव सुंग सेक, बायांग जिन और ह्यून मिन को बिस्तर पर देख पाते हैं। जी हाँ, और इसका मतलब साफ था कि वो सभी लोग एक टाइप ऑफ लिम्बो में फंसे हुए थे, यानी कि ना वो मरे हैं ना ही वो जिंदा हैं। वो काइंड ऑफ धरती और हेवन के बीच के किसी रेलम के अंदर फंसे हुए थे जहाँ पर ये लाइट शॉप भी एग्जिस्ट करती है और यही रीजन था कि वो हमेशा रात में ही रह रहे थे और कभी भी सुबह नहीं हो रही थी। लेकिन सबसे अजीब बात ये होती है कि उन्हें अभी इस बारे में अंदाजा ही नहीं था कि वो कोमा के अंदर है और वो ज्यादातर अपने काम को रिपीट करते रहते थे। जैसे कि यहाँ पर जो सुनहे होती है वो हमेशा रात को ही अपने बाल धोया करती, एक ही रूटीन फॉलो किया करती और उनके लाइट बल्ब वगैरह जो थे वो भी बार बार वहाँ पर खराब हो जाया करते थे, जो कि इनडायरेक्टली यही शो करता है कि वो जो लाइट बल्ब है वो उनकी सोल की तरह है और जब तक वो लाइट बल्ब अच्छे से जलता रहेगा मतलब कि उनके जिंदा रहने की उम्मीद थी और अगर लाइट बल्ब वहाँ पर जा रहा है इसका मतलब कि वो मौत की तरफ जा रहे हैं।
खैर अब यहाँ से सीन वापस से ह्यूंजू की तरफ आता है, जो कि अपने घर में आती है तो उसकी मॉम काफी ज्यादा परेशान बैठी हुई थी। तभी ह्यूंजू उनको परेशान होकर बताती है कि आज जब वो रास्ते से घर आ रही थी तो उसने काफी ज्यादा क्रीपी लोगों को देखा और उसके साथ अजीब चीजें होती हैं। उसके दोस्त उससे बात नहीं करते, उसको इग्नोर करते हैं। वो बहुत ही ज्यादा अजीब फील कर रही है। वो शॉप से आज लाइट बल्ब भी नहीं ला पाई क्योंकि वहाँ पर जो ओनर थे उन्होंने उसको वापस जाने के लिए कह दिया। अब उनके घर के डस्टबिन के अंदर बहुत सारे बल्ब भी पड़े हुए थे और अभी के लिए ह्यूंजू की मॉम ये कहती है कि आज बल्ब की जरूरत नहीं है और उसने ये काफी ज्यादा परेशान होते हुए कहा था, इसलिए ह्यूंजू उनको हक कर लेती है। पर तभी ह्यूंजू नोटिस करती है कि आज उसकी माँ के शरीर से फूलों की बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी, जिसके साथ ही अब सीन सीधा सौख ही पर आता है, यानी कि उसी मोर्टिशन पर जिसको हमने शुरुआत में देखा था। अब वो एक लेडी के कॉफिन के अंदर फूल को सजा रहा था और हम उस औरत के चेहरे को देख पाते हैं, जो कि शॉकिंगली कोई और नहीं बल्कि ह्यूंजू की माँ थी। जी हाँ, जो कि काफी हार्ट ब्रेकिंग था, यानी कि उनकी मौत हो चुकी है। और शुरुआत में वो सौखी से अपनी इसी बेटी ह्यूंजू के बारे में बात कर रही थी और इसका मतलब साफ था कि इन दोनों माँ बेटी के साथ कुछ ऐसा हुआ था जिस वजह से वो कोमा में चली गई थी। खैर अभी के लिए ह्यूंजू की माँ जोंग यू ही की बॉडी को फ्यूनरल के लिए भेज दिया जाता है और इसलिए ही वो कह रही थी कि आज बल्ब की जरूरत नहीं है, यानी कि वो खत्म हो चुकी है। लेकिन वो अपनी बेटी को जिंदा देखना चाहती है और इसी वजह से वो उन बल्ब्स को मंगवाया करती थी ताकि उसके जिंदा रहने की उम्मीद रहे। खैर आगे हम जियोंग को देख पाते हैं, जो कि ह्यूंजू और जोंग यू ही के घर के बाहर से उनको देख रही थी। बेसिकली ये स्पिरिट्स हैं और उसको ये लग रहा था कि वहाँ पर जो लोग भी मौजूद हैं वो शायद किसी वजह से आपस में जुड़े हुए थे और उसको ये बात बहुत ही अजीब लगती थी कि यहाँ पर हर कोई एक दूसरे को पहचानता है, लेकिन वो बेचारी अकेली क्यों है। और इस चीज से ये बात साफ हो जाती है कि कहीं ना कहीं जियोंग इस बात को जानती है कि या तो वो कोमा में है या फिर खत्म हो चुकी है। और इसी के साथ में चौथा एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो पांचवें एपिसोड की शुरुआत में हम नर्स योंगजी की वॉइस से एक नरेशन के जरिए ये जान पाते हैं कि नियर डेथ एक्सपीरियंस क्या होता है। वो लोग जो किसी भी हादसे की वजह से नियर डेथ एक्सपीरियंस को फेस करते हैं, एक केस स्टडी के हिसाब से पता चला है कि उन लोगों में से मैक्सिमम लोगों को नियर डेथ एक्सपीरियंस को फेस करने के दौरान ऐसा लगता है जैसे कि वो किसी ट्रेन के अंदर हों और बाद में वो ट्रेन चलते हुए एक अंधेरी टनल में चली जाती है और जब वो लोग बाहर आते हैं तो उनकी मुलाकात उन लोगों से होती है जिनसे वो सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। जिसके साथ ही अब कहानी पास्ट में चली जाती है और हम हॉस्पिटल में उन लोगों को देख पाते हैं जो कि कोमा में थे और बस का एक्सीडेंट होने के बाद उन्हें एक एक करके हॉस्पिटल में लेकर आया जा रहा था। और शुरुआत में बताया भी गया था कि यहाँ पर बस का एक्सीडेंट हुआ है, तो यहाँ पर मोस्टली केसेस वही थे। तो इस एपिसोड के अंदर बेसिकली हम जानेंगे कि वो लोग बस में आखिर गए कैसे थे और उन लोगों के साथ असल में हुआ क्या था। अब सबसे पहले हम यूनमिन को देख पाते हैं, जो कि एक सबवे ट्रेन से ऑफिस का काम खत्म करने के बाद अपने घर जा रहा था और उसकी गर्लफ्रेंड का आज बर्थडे भी होता है, इसलिए वो अपने साथ फ्लावर्स और एंगेजमेंट रिंग लेकर जा रहा था ताकि वो उसको प्रपोज कर पाए। अब यूनमिन फोन में चैट करते हुए अपनी गर्लफ्रेंड को बताता है कि वो जल्दी उसके पास पहुंचने वाला है और वो उसको बस स्टॉप पर मिले। पर अभी के लिए उसकी गर्लफ्रेंड कोशिश करती है कि यूनमिन उससे मिलने के लिए ना आए। जिसके साथ ही हम उसकी गर्लफ्रेंड को देख पाते हैं, जो कि शॉकिंगली कोई और नहीं बल्कि जियोंग थी। जी हाँ, और अभी वो बहुत ही ज्यादा परेशान होते हुए अपने सामान को एक सूटकेस के अंदर पैक कर रही होती है। मे बी दैट इज द रीजन कि हमने जियोंग के पास हमेशा ही एक सूटकेस को देखा था। जियोंग असल में यहाँ पर सुन और बोल नहीं सकती थी और इसी वजह से यूनमिन की माँ रोसा नहीं चाहती थी कि यूनमिन के साथ वो रहे और इसलिए वो यूनमिन के गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए उसके बर्थडे वाले दिन उसके घर पर गई थी। और रोसा ने जियोंग को लिखकर यूनमिन की जिंदगी से दूर जाने के लिए कहा था, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि किसी भी हाल में यूनमिन की शादी जियोंग जैसी लड़की से हो। कहीं ना कहीं यूनमिन भी इस बात को समझ जाता है कि जरूर जियोंग को उसकी माँ ने जाकर कुछ कहा होगा, क्योंकि यहाँ पर मैसेजेस वो काफी अजीब से कर रही थी। पर जब वो इस बारे में जियोंग से पूछता है तो जियोंग अचानक से उससे मिलने के लिए राजी हो जाती है। अब जियोंग की तरफ से ये आखिरी बार था जब वो यूनमिन से मिलने जा रही थी, पर यूनमिन को इस बारे में कुछ भी पता नहीं होता। और यहाँ पर वो एक बस स्टॉप पर मिलने वाले थे, विच एक्सप्लेन्स कि क्यों ह्यूनमिन हमेशा एक बस स्टॉप पर स्टार्टिंग वाले एपिसोड पर उतर रहा था। खैर अब वहीं हम पास के ही एक अपार्टमेंट के अंदर सुनहे और हाईवॉन को देखते हैं, जो कि उस अपार्टमेंट को देखने के लिए आई थी। और ये सारी चीजें असल दुनिया में घटित हो रही है, यहाँ पर कोई भी आत्मा वाला सीन अभी नहीं था। खैर तभी वहाँ पर घर दिखा रहे व्यक्ति को ये लगता है कि हाईवॉन असल में सुनहे की माँ होगी, जबकि असल में ये दोनों एक दूसरे से प्यार करती थी, लेस्बियंस थी और ये एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में होती है।
अब घर दिखा रहे व्यक्ति की बात को सुनकर सुने को काफी बुरा लगता है, क्योंकि हाईवॉन ने अपनी तरफ से इस चीज का कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया था और इसी बात की वजह से हाईवॉन के ऊपर सुने गुस्सा करने लगती है, क्योंकि हाईवॉन सुने के साथ कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में आ तो गई थी, लेकिन उसको इन सब बारे में एक्सेप्ट करने में शर्म आया करती थी। बेसिकली वो यहाँ पर सुने के लिए ज्यादा वरिड थी, क्योंकि वो तो काफी एजेड होती है, लेकिन सुने अभी जवान होती है और लोग उसके बारे में उल्टी सीधी बात सोचते। लेकिन ऑब्वियसली सुने को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता था और असल में हाईवॉन का ही यही आइडिया था कि वो ऐसी जगह पर रहेंगे जहाँ पर आसपास कोई भी पड़ोसी ना हो, विच एक्सप्लेन्स कि यहाँ पर कोमा में जाने के बाद में सुने को ऐसा घर क्यों दिखाई दिया था जहाँ पर कोई भी ना हो, क्योंकि ये चीज वो दोनों ही पहले से सोच कर रख रहे थे कि वो जहाँ पर भी रहेंगे आसपास कोई भी नहीं होना चाहिए। खैर अब वहाँ से सीन सीधा इल गुआंग गर्ल्स हाई स्कूल की तरफ आता है, जहाँ से जब हिंजू बाहर निकल रही होती है तो बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी और अभी जुंग यो ही यानी कि उसकी माँ युंजू को एक अम्ब्रेला लेकर स्कूल लेने आई थी और अभी वो दोनों बातें करते हुए बस स्टैंड की तरफ ही जाने लगते हैं। अब स्कूल ऑफ होने के बाद में जियोंग भी अपने दोस्तों के साथ घर की तरफ जा रहा होता है, यानी कि यहाँ पर वही लड़का जो कि अंधेरी गली के अंदर गाना गाया करता था। खैर उसके दोस्तों की बातों से हम ये जान पाते हैं कि असल में वो एक बहुत ही अच्छा बास्केटबॉल प्लेयर है और अब वहाँ से सीन सीधा स्योंग पर आता है, जो कि वही आदमी था जिसके रोने से लिफ्ट के अंदर पानी भर गया था और नर्स उसके अंदर डूबने लग गई थी। अब सांगू जो होता है वो असल में एक बस ड्राइवर होता है जो कि अपने रूट नंबर 362 की बस के पास जाता है। उसे बस को देखकर आइडिया लग गया था कि उसके पीछे वाले टायर में कुछ तो इशू है, इसी वजह से वो अपनी कंपनी वालों को कॉल करके इसके बारे में बताता है। पर कंपनी वाले ये कहते हैं कि अभी तो उनका गराज बंद हो चुका है, तो अगर वो किसी प्राइवेट गराज के अंदर इसको दिखवाएगा तो सारा खर्चा उसे खुद उठाना पड़ेगा, कंपनी उसे एक पैसा नहीं देगी। एंड ऑब्वियस सी बात है बस ड्राइवर की सैलरी होती ही कितनी है, तो वो इस चीज को इग्नोर कर देता है। अब उसे काम तो करना ही था, इसलिए वो बस को उसी हालत में लेकर रूट नंबर 362 पर निकल जाता है। अब सबसे पहले बस स्टैंड पर एक बूढ़ी महिला चढ़ती है जो कि अपने ग्रैंडसन बुनचूल को बस में छोड़ने आई थी, जो कि अभी एज में इतना बड़ा भी नहीं होता, इसी वजह से वो सांगू से उसका ध्यान रखने के लिए कहती है। दूसरी तरफ युनमिन भी सबवे ट्रेन से निकलकर बस स्टैंड पर आ चुका था, लेकिन तभी उसको याद आता है कि जल्दी जल्दी में वो फ्लावर्स और चॉकलेट्स को तो ट्रेन के अंदर ही भूल गया था। लेकिन गनीमत ये थी कि चलो उसके पास कम से कम रिंग रह गई थी, इसलिए पहले तो भागकर नीचे जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसको एहसास हो जाता है कि नीचे पहुंचने से पहले ट्रेन चली गई होगी। अब इसलिए वो वापस आकर जियोंग को मैसेज करके अपने बस स्टैंड के बारे में बताता है कि वो वहां पर पहुंच जाए और सांग वो उसी बस में चढ़ जाता है। लेकिन बारिश की वजह से आज बस थोड़ा सा लेट होने वाली थी, इसलिए वो इस बारे में भी जियोंग को बता देता है और जियोंग भी अपने घर से बस स्टैंड पर वेट करने के लिए निकल गई थी। और ये सिनेरियो यहाँ पर पहले सीन यानी कि एपिसोड 1 के सीन को एक्सप्लेन कर देता है कि क्यों यहाँ पर ये दोनों ही उस बस स्टैंड पर थे। बेसिकली इन दोनों की आत्माएं वहाँ पर मिल रही थी। खैर अब बस में अगले स्टैंड पर जियोंग भी चढ़ गया था, यानी कि वही लड़का जो कि इस गली के अंदर गाना गाया करता। अब आगे हम वापस से सुने और हाईवॉन को देखते हैं, जहाँ पर हाईवॉन से अभी भी सुने काफी ज्यादा गुस्सा थी, क्योंकि हाईवॉन अपने रिश्ते को छुपाने की कोशिश करती रहती और वो यहाँ पर सुने को समझाने की और मनाने की कोशिश करती है कि उनको ऐसी जगह पर घर लेना चाहिए जहाँ पर कोई भी ना रहता हो, ताकि वो आराम से रह पाए। पर इस बात से सुने और ज्यादा भड़क जाती है और तभी वो अपनी हील्स को और अम्ब्रेला को वहीं फेंक देती है, जो कि लाल कलर की हील्स थी और दोनों ने ही सेम हील्स को पहना हुआ था। माइट भी हाईवॉन की तरफ से कोई गिफ्ट होगा या फिर सुने की तरफ से हाईवॉन के लिए गिफ्ट होगा। खैर उसी समय पर बस स्टैंड पर रूट 362 वाली बस आ चुकी थी, जिसके अंदर सुने चढ़ जाती है और उसे मनाने के लिए हाईवॉन भी उसके अंदर चढ़ती है। अब बस के अंदर वजन होने की वजह से सांगू के बस के अंदर लगे हुए सेंसर्स उसको इंडिकेशन दे देते हैं कि उसे जल्दी से ही बस को गैराज में लेकर जाना पड़ेगा और सांगू भी यही डिसाइड करता है। पर जब वो अगले स्टैंड पर पहुंचता है तो वहाँ पर ह्यूंजू और जंग यू ही यानी कि उसकी माँ खड़े हुए थे और वो उस रूट की आखिरी बस होती है और इसलिए सांगू मजबूरी की वजह से बस को स्टैंड पर नहीं रोकता। तो यूंजू और जंग यू ही जो होते हैं वो बस के पीछे भागना चालू कर देते हैं। कहीं ना कहीं सांगू भी इस बात को जानता था कि आसपास से कोई भी गाड़ी मिलना आसान नहीं था। इवन बारिश भी बहुत तेज हो रही थी और रेडियो पर यही खबर आ रही थी कि आज बहुत तेज हवा चलेगी, तूफान आएगा। इसलिए अभी वो बस को थोड़ा सा ही आगे जाकर रोक देता है और अब बस के अंदर सारे के सारे वही लोग आ चुके थे जिनको अभी तक हमने शुरुआती एपिसोड्स के अंदर आत्मा बने हुए देखा था और हॉस्पिटल के अंदर उनको कोमा में देखा था। खैर अभी के लिए सब अपने काम में लगे हुए थे और सांगवू चाहता था कि वो जल्दी से अपने काम को खत्म करके जल्दी से बस को गैराज में लेकर जाए। अब जब वो एक ब्रिज से गुजरते हैं तभी अचानक से बस का टायर रास्ते में ही ब्लास्ट हो जाता है और बस इतनी स्पीड में थी और बारिश की वजह से फिसलन भी हो गई थी, जिसकी वजह से वो फिसलते हुए ब्रिज के रेलिंग से जा टकराती है और सीधा ब्रिज से नीचे पानी में गिर पड़ती है।
और ये सीन बहुत ही ज्यादा आइकॉनिक होता है, बहुत ही बढ़िया इसे शूट करा गया है। खैर उसी दौरान हाईवॉन ने सुने को बचाने के लिए उसे जोर से पकड़ लिया था और जुंग यू ही ने ह्यूंजू को बचाने के लिए सेम चीज करी थी। यानी कि देख रहे हो, हर कोई अपने लव्ड वंस को बचा रहा था। अब बस के पानी में गिरते टाइम ही असल में ह्यूनमिन का फोन भी टूट गया था और यही रीजन था कि जब हमने उसको पहले एपिसोड में देखा था तब उसका फोन टूटा हुआ था, जिसके बारे में उसे कोई आइडिया ही नहीं था। बेसिकली उसकी स्पिरिट को पता ही नहीं था कि उसका एक्सीडेंट हुआ है और वो कोमा में है। या फिर ये भी कहा जा सकता है कि एक्सीडेंट होने के बाद में उसकी स्पिरिट के पास उसकी कोई भी मेमोरी थी ही नहीं और तभी वो जियोंग को पहचान नहीं पा रहा था और उसके हिसाब से उसकी जिंदगी एकदम नॉर्मल चल रही होती है, यानी कि उसके अंदर जीने की कोई चाह नहीं बची थी। खैर अब तभी ब्रिज के अपोजिट रोड पर हम जियोंग को भी देख पाते हैं, जो कि दूर से खड़ी होकर उस ब्रिज को ही देख रही थी और जैसे ही वो ब्रिज से उस बस को नीचे गिरते हुए देखती है, वो समझ जाती है और घबराते हुए ह्यूनमिन को कॉल करने लगती है। पर ह्यूनमिन उसका फोन नहीं उठाता, जिससे कि वो बहुत डर गई थी और उसे सब कुछ समझ आ चुका था कि क्या हुआ है। वो 119 पर भी कॉल करती है, पर वो ना तो बोल सकती थी ना ही सुन सकती थी, इसलिए वो उन्हें कुछ भी नहीं बता पाती और फ्रस्ट्रेशन में वो रोते हुए खुद ही ब्रिज की तरफ भागते हुए जाने लगती है। पानी में गिरने के बाद कोई भी पानी से बाहर नहीं आ पा रहा था और बस जो होती है वो डूबती जा रही थी, जिसके थोड़ी देर के बाद में हम जियोंग के पर्सपेक्टिव से ही देखते हैं कि जब वो ब्रिज पर पहुंचती है तब तक वहां पर रेस्क्यू टीम वाले आ चुके थे और उन्होंने सबको बस से निकालकर हॉस्पिटल में पहुंचा दिया था। जियोंग अब काफी ज्यादा परेशान होते हुए हॉस्पिटल की तरफ जाने लगती है, जहां पर हम योंग जी यानी कि नर्स को देखते हैं, जो कि बाकी सबके साथ जल्दी जल्दी सबकी हेल्प करने की कोशिश कर रही थी और सब लोग बहुत ही बुरी तरह से घायल थे। सांगबू के पेट में ढेर सारा पानी भर चुका था, यानी कि वही ड्राइवर जिससे उसका पेट फूला हुआ था और यही रीजन था कि शायद जब उसकी स्पिरिट योंग जी से मिली थी लिफ्ट के अंदर, तो रोने की वजह से उसकी बॉडी से पानी निकल रहा था और उसको बहुत ही ज्यादा गिल्ट होता है कि सभी उसकी वजह से ऐसी हालत में पहुंच गए। खैर अब तक सभी एक्सीडेंट का शिकार हुए लोगों के परिवार वाले हॉस्पिटल में आ चुके थे और सब अपने लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा परेशान थे। जियोंग भी जल्दी वहां पर पहुंच जाती है, पर क्योंकि वो इस बात को जानती थी कि रोसा और ह्यूनमिन के पिता योंग जुन भी वहां पर आ गए होंगे, इसलिए वो खुद अंदर नहीं जा पाती। इवन कहीं ना कहीं जियोंग खुद को ही ह्यूनमिन की इस हालत का जिम्मेदार मान रही थी। और हमने ये भी नोटिस किया था कि हम किसी के पर्सपेक्टिव से वहां पर बार बार हॉस्पिटल को स्टार्टिंग में देख रहे थे, तो वो कोई और नहीं बल्कि वो यही होती है, यानी कि जियोंग। और उसको ये भी लग रहा था कि ह्यूनमिन उसके पास ही उससे मिलने आ रहा था और अचानक से उसके साथ ये हो गया। वो खुद को अनलकी मान रही थी। खैर थोड़ी देर के बाद में जब सबके परिवार वाले आईसीयू के बाहर बैठे होते हैं, तो एक एक करके लोगों को उनकी कंडीशंस के हिसाब से अलग अलग वार्ड में लेकर जाया जाता है। सबसे पहले सांगबू की डेड बॉडी को बाहर लेकर आया जाता है, जिसकी मौत हो गई थी, इसलिए वो लेडी उठकर रोते हुए वहां से चली जाती है, जो कि उसकी बीवी होती है। यानी कि ड्राइवर खत्म हो चुका था और इसी वजह से उसकी स्पिरिट वहां पर बहुत ही ज्यादा गिल्ट में होती है। थोड़ी देर के बाद में जब दोबारा आईसीयू से जियोंग की बॉडी को लेकर बाहर आया जाता है, तो वैसे तो वो जिंदा होता है, पर वो कोमा में चला गया था और उसकी टांगे टूट गई थी और यही रीजन था कि जियोंग को जब जियोंग ने ये बताया था कि वो उसकी तरह है, तो जियोंग के सबकॉन्शियस माइंड के अंदर ये आ गया था कि उसकी हालत क्या थी, यानी कि रियल वर्ल्ड में उसका पैर टूट चुका था। अब प्रेजेंट टाइम में जियोंग के माता पिता काफी परेशान होते हैं। अब आगे जब ह्यूंजू को बाहर लेकर आया जाता है, जिसके लिए वहां पर उसके पिता आए थे, जो कि फ्यूनरल ड्रेस में थे, जिसका रीजन हमें पिछले एपिसोड में पता चल चुका था और वो यही था कि ह्यूंजू की मॉम जोंग यूही की मौत हो गई थी। खैर अभी के लिए ह्यूंजू कोमा में थी, पर उसके बचने के काफी मिनिमल चांसेस थे। अब तक हाईवॉन की भी मौत हो जाती है और सुने की हालत भी ह्यूंजू की तरह ही थी, वो भी कोमा के अंदर थी, पर उसके भी बचने के काफी कम चांसेस थे। अब तक ह्यूनमिन के बारे में कोई भी खबर नहीं मिलती है और उसका ट्रीटमेंट अभी चल रहा होता है। क्योंकि उसकी हालत अभी भी काफी खराब थी, इसलिए रोसा और योंगजू यानी कि उसके माता पिता काफी परेशान होते हैं और उनके अलावा जियोंग जो कि बाहर बैठी हुई थी, वो भी काफी ज्यादा परेशान थी। रोसा को लग रहा था कि शायद ह्यूनमिन ही मर गया है और रोसा के पास अभी ह्यूनमिन का फोन था और जब वो उसमें लास्ट चैट जियोंग की देखती है तो उसको बहुत गुस्सा आने लगता है और वो ह्यूनमिन के फोन से मैसेज करके जियोंग को गुस्से में ह्यूनमिन के मरने के बारे में बताती है। इवन उसने जियोंग को ही ह्यूनमिन की मौत का जिम्मेदार बता दिया था, जो कि कहीं ना कहीं जियोंग खुद भी मानकर बैठी हुई थी और ये बातें उसके दिमाग पर बहुत गहरा हिट करती है और उसने रिप्लाई बैक में ये भी लिख दिया था कि वो भी ह्यूनमिन के पास ही जा रही है, पर अभी उस मैसेज को रोसा नहीं देखती। अब थोड़ी देर के बाद में हमें दिखाया जाता है कि जैसे तैसे करके ह्यूनमिन की हालत को डॉक्टर्स ने स्टेबल कर दिया था, पर वो भी कोमा के अंदर था और अब जब उसे भी बाकी सभी पेशेंट्स के साथ में वार्ड के अंदर शिफ्ट करा जाने वाला था, तो डॉक्टर ह्यूनमिन की कंडीशन के बारे में उसके माता पिता को बताते हैं और तब जाकर उन्हें चैन की सांस आती है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके पास अब बचने का एक रास्ता था। पर आपको याद हुआ कि शुरुआती एपिसोड्स के अंदर डॉक्टर्स उसको ही यही बता रहे थे, यानी कि ह्यूनमिन के बारे में, कि वो कोमा में चला गया है। तभी उसने कहा था कि अगर डॉक्टर्स कुछ नहीं कर सकते तो वहाँ पर आने का फायदा क्या है, और यहाँ पर ये ह्यूनमिन के माता पिता ही थे।
और स्टार्टिंग में जिस बस एक्सीडेंट के बारे में बताया गया था वो बस एक्सीडेंट यही होता है और पूरी कहानी इसी के इर्द गिर्द घूम रही है। खैर अब यहाँ पर जब इन्हें थोड़ा बहुत बेटर फील होता है तो युनमिन के पिता रोसा से इसके बारे में जियोंग को बताने के लिए कहते हैं क्योंकि उस लड़की की कोई गलती नहीं थी। पर जब रोसा युनमिन के फोन में जियोंग के मैसेज को देखती है तो वो बहुत घबरा जाती है और तब योंग जून जल्दी से मैसेज करके जियोंग को बताने की कोशिश करते हैं कि युनमिन जिंदा है, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जियोंग ने अपनी जगह पर जाकर खुद को ही खत्म करने की कोशिश कर ली थी, वो फांसी लगा चुकी थी। और सबसे बड़ी बात कि उसकी सिलाई बुनाई की दुकान थी और वो खुद की दुकान को काफी अच्छे से रखा करती थी। अब उसकी नजर वैसे तो मैसेज पर पड़ गई थी लेकिन उसकी हेल्प करने वाला वहाँ पर कोई भी नहीं होता। वो खुद को छुड़वाने की बहुत कोशिश करती है जिसके चलते उसके नेल्स तक टूट जाते हैं लेकिन वो खुद को बचा नहीं पाती। और अब आपको समझ में आया होगा कि क्यों पहले एपिसोड के अंदर उसके नेल्स जो थे ना वो उल्टे थे। जिसके साथ ही अब हमें सभी कोमा पेशेंट्स को दिखाया जाता है जो कि एक एक करके अंधेरी गली में जा रहे थे और लाइट शॉप की लाइट को देखकर वो आगे बढ़ने लगते हैं जहाँ पर जाकर वो अपने लव्ड वन से मिलते हैं। अभी कहीं ना कहीं सबके लव्ड वंस ही उनके साथ रह रहे थे, जैसे कि युनमिन के साथ में जियोंग, युनजू के साथ में जोंग यूही, सुने के साथ में हाईवॉन और ये वो लोग थे जिनके लव्ड वंस की कहीं ना कहीं उनको बचाने की वजह से मौत हुई और वो आफ्टर लाइफ में भी उनको बचाने की कोशिश कर रहे थे। यानी कि जो कोमा में है ना वो तो वापस जा सकते हैं। बट यहाँ पर बस एक ही चीज होती है कि जो जियोंग होती है ना उसको ये समझ में नहीं आ रहा था कि जो युनमिन है ना वो उसको क्यों नहीं पहचान पा रहा, लेकिन बाकी सब जो थे वो सबको जानते थे लेकिन वो उसको क्यों नहीं पहचान पा रहा था और इसी चीज से वो काफी ज्यादा परेशान होती है। लेकिन अब वो लोग उस जगह से बाहर कैसे निकलेंगे, लाइट शॉप का असली रहस्य क्या है, टाइगर आइज का क्या मतलब है और यहाँ पर डिटेक्टिव और उस शेफ का भी क्या रहस्य था। क्योंकि देखो सबसे बड़ी बात यह है कि आखिरी एपिसोड्स को देखकर ये तो समझ आ ही रहा था कि लाइट शॉप बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन इन सब के राज क्या हैं ये हमको एपिसोड 6, 7 और 8 में देखने को मिलेगा जो कि अगली वीडियो होगी। और इसी के साथ में एपिसोड 5 भी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों ये थी लाइट शॉप के एपिसोड 3, 4 और 5 के एक्सप्लेनेशन। उम्मीद करता हूँ कि अभी तक आपको सीरीज पसंद आ रही होगी। ट्रस्ट मी एपिसोड 6, 7 और 8 बहुत ही ज्यादा माइंड बॉगलिंग है। ऐसी ऐसी चीजें, ऐसी ऐसी डिटेल्स मैंने नोटिस करी है कि आपने कहीं सुनी नहीं होंगी। तो जल्दी से इस वीडियो को 5000 लाइक और 300 कमेंट कर दीजिए ताकि कल ही मैं उन तीनों एपिसोड्स का एक्सप्लेनेशन आप सभी के सामने लेकर आऊंगा और ऐसे ऐसे राज और मिस्ट्रीज वहाँ पर सॉल्व होने वाली है जो की बहुत ही ज्यादा भयानक और मजेदार है। और अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप तक नोटिफिकेशन वीडियो की जल्दी आ जाएगी। और अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं या फिर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो पार्ट 3 के लिए जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को जल्दी से 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स तक लेकर जाइए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए स्टे